नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जिसने आप कह सकती हैं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया है। पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट। जी हाँ, हमारे पास इस किताब का एक काफी गहरा विश्लेषण है और आज हम उसी पर बात करेंगे। बिल्कुल। देखते हैं कि आखिर इस छोटी सी कहानी में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना यादगार, इतना प्रभावशाली बना देता है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। द अल्केमिस्ट ये आई थी 1988 में, पुर्तगाली में, और ये एक आप कहें तो दार्शनिक उपन्यास है। और देखते ही देखते दुनिया की सबसे ज्यादा अनुवादित और बिकने वाली किताबों में से एक बन गया। अच्छा। हाँ, अक्सर इसे लोग आत्मखोज और प्रेरणा की एक मॉडर्न क्लासिक मानते हैं। हाँ, सुना है। कहानी है सेंटियागो की। एक युवा स्पेनिश गडरिया, वो मिस्र के पिरामिड के पास एक दबे खजाने का सपना देखता है। सपने से शुरुआत। बिल्कुल। और फिर उसकी यात्रा शुरू होती है। रेगिस्तानों के पार रास्ते में उसे कई रहस्यमयी लोग मिलते हैं, गाइड मिलते हैं, टीचर्स मिलते हैं, और ऐसे अनुभव होते हैं जो इसकी जिंदगी बदल देते हैं। तो ये सिर्फ सोने चांदी की खोज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में अपने पर्सनल लेजेंड को खोजने की यात्रा है। मतलब अपने जीवन का असली मकसद। एक प्रतीकात्मक यात्रा है ये। पर्सनल लेजेंड, ये शब्द मैंने कई बार सुना है। इस किताब के बारे में सुनने में बड़ा आकर्षक लगता है, पर इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक बड़ा सपना है या कुछ और गहरा है इसमें? सही सवाल है, क्योंकि पर्सनल लेजेंड ही इस किताब की आप कह सकते हैं धुरी है, इसका दिल है। ये सिर्फ कोई इच्छा या सपना भर नहीं है। कोएल्हो के हिसाब से ये वो खास मकसद है जिसे पूरा करने के लिए हर इंसान इस दुनिया में आता है। हर इंसान का? हाँ, हर इंसान का अपना एक पर्सनल लेजेंड। ये आपकी आत्मा की पुकार है, कह सकते हैं। वाह! वो काम जिसे करने से आपको सबसे ज्यादा खुशी, सबसे ज्यादा सार्थकता महसूस होती है। अच्छा। सेंटियागो की पूरी यात्रा इसी को समझने और पाने की कोशिश है। और हाँ, ये किताब दिखाती है कि रास्ता आसान नहीं होता। हाँ, मुश्किलें तो आती होंगी। बिल्कुल, मुश्किलें आती हैं, शक होता है, इंसान भटकता भी है, लेकिन अपने दिल की सुनना, उन अंदरूनी इशारों को पहचानना और उस रास्ते पर बने रहना, इसी से सच्ची खुशी मिलती है। तो ये बाहरी खजाने से ज्यादा अंदरूनी मकसद की कहानी है। दिल की सुनना, और फिर वो दुनिया की भाषा का भी जिक्र आता है, लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, बिल्कुल। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड हमसे संकेतों या इशारों में बात करता है और सेंटियागो इन्हें पढ़ना सीखता है। ये सुनने में थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है। क्या ये सिर्फ इंट्यूशन की बात है या कुछ और? हाँ, ये कोएल्हो के दर्शन का एक और अहम हिस्सा है। उनका मानना है कि ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड एक जीवित चीज जैसा है। अच्छा। हाँ, जो लगातार हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है, कभी संयोगों के जरिए, कभी अचानक मिले मौकों से, या फिर प्रकृति में दिखने वाले संकेतों से, जिन्हें किताब में ओमेन्स या शगुन कहा गया है। ओमेन्स। हाँ, तो इन्हें समझना सीखना असल में अपनी सहज बुद्धि पर, अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना सीखना है। ये लॉजिक से आगे जाकर दुनिया से एक गहरा, महसूस करने वाला रिश्ता बनाना है। जैसे सेंटियागो सीखता है। बिल्कुल, सैंटियागो धीरे धीरे सीखता है। कभी बाज की उड़ान से कुछ समझता है, कभी रेगिस्तान की हवा से। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ध्यान देना है, अपने अंदर की आवाज पर विश्वास करना है। और सपनों का क्या? आपने कहा कहानी ही एक सपने से शुरू होती है। हाँ, तो कोएल्हो सपनों को क्या मानते हैं? कोई भविष्यवाणी या इनका कोई और मतलब है? देखिए, कोएल्हो के नजरिए में सपने सिर्फ रात में देखी गई फिल्में नहीं हैं। वो हमारे अचेतन मन से और शायद ब्रह्मांड से आने वाले संदेश हो सकते हैं, जो हमें हमारी गहरी इच्छाओं की तरफ, हमारे पर्सनल लेजेंड की तरफ इशारा करते हैं। तो एक गाइड की तरह। हाँ, कह सकते हैं। सैंटियागो का सपना उसे एक दिशा देता है, एक मकसद देता है। ये एक तरह का पहला इशारा है कि उसे किस रास्ते पर जाना है। एक प्रेरणा है, एक कॉल टू एडवेंचर जिसे कहते हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि कहानी में अलग-अलग धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं के तत्व मिलते हैं। ईसाई, इस्लामी, रहस्यवादी। जी हाँ, ये बहुत जरूरी पहलू है। तो ये घालमेल कहानी के दर्शन को कैसे प्रभावित करता है? क्या इससे वो ज्यादा यूनिवर्सल बन जाती है? बिल्कुल, ये मिश्रण ही कहानी को एक सार्वभौमिक अपील देता है। ये दिखाता है कि ईश्वर या किसी उच्च शक्ति में विश्वास, चाहे आप उसे किसी भी नाम से पुकारें, हाँ, किसी भी रूप में माने। हाँ, वो व्यक्ति के प्रयासों को एक बड़ी ब्रह्मांडीय योजना से जोड़ने में मदद करता है। सैंटियागो की सफलता सिर्फ उसकी मेहनत नहीं है, वो ब्रह्मांड के साथ उसके तालमेल का भी नतीजा है। अच्छा। और ये अलग अलग धर्मों के बीच जो साझा सच हैं, उनकी तरफ भी इशारा करता है।
जैसे विश्वास की ताकत, मार्गदर्शन की तलाश, एक बड़े उद्देश्य का होना। इससे कहानी किसी एक कल्चर में बंद कर नहीं रहती, सबके लिए बन जाती है। कहानी में एक और नाजुक मोड़ आता है जब सैंटियागो फातिमा से मिलता है, उससे प्यार हो जाता है। हाँ, फातिमा, रेगिस्तान का प्यार। और यहाँ वो सवाल उठता है जो अक्सर लोगों के मन में आता है, क्या प्यार, रिश्ते, ये हमारे बड़े सपनों या पर्सनल लेजेंड के रास्ते में रुकावट बनते हैं? कोएलो ने इसे कैसे दिखाया है? ये एक क्लासिक दुविधा है ना? हाँ, बिल्कुल। और कोएलो का नजरिया यहाँ काफी आशावादी है। कहानी में फातिमा का प्यार सैंटियागो के लिए बंधन नहीं बनता। अच्छा। कोएलो ये दिखाते हैं कि सच्चा प्यार कभी किसी के पर्सनल ग्रोथ या पर्सनल लेजेंड की राह में बाधा नहीं डालता, बल्कि वो उसे पूरा करने में मदद करता है। उनका मानना है कि अगर कोई रिश्ता आपको अपने सपनों से दूर ले जा रहा है, तो शायद वो आपके लिए सही नहीं है। फातिमा खुद सैंटियागो को कहती है कि वो अपनी यात्रा पूरी करे। वो उसे जाने देती है। हाँ, इस विश्वास के साथ कि अगर किस्मत में होगा तो वो लौटेगा। उसका प्यार सैंटियागो को इंतजार करने की एक वजह देता है, आगे बढ़ने की ताकत देता है। तो यहाँ प्यार को भाग्य और उद्देश्य के साथ जोड़ा गया है, उनके खिलाफ नहीं। ये बात तो अच्छी है, लेकिन कुछ लोग फातिमा के किरदार को थोड़ा पैसिव भी मानते हैं। हाँ, ये आलोचना होती है, लेकिन कहानी के कॉन्टेक्स्ट में वो धैर्य और विश्वास का प्रतीक है। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, क्लाइमैक्स। खजाने का क्या हुआ? इतनी लंबी मुश्किल यात्रा के बाद सैंटियागो को मिला क्या आखिर में? हाँ, ये कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है और शायद सबसे यादगार संदेश भी यही है। बताइए बताइए। तो सैंटियागो तमाम मुश्किलों को पार करके, रेगिस्तान, लड़ाइयां सब झेल कर आखिरकार मिस्र पहुंचता है, पिरामिडों के पास। हाँ। वो थक चुका है, पर उम्मीद है कि अब खजाना मिलेगा। पर होता यह है कि वहां उसे खजाना नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? नहीं, बल्कि वहां कुछ लुटेरे उसे पकड़ लेते हैं और पीटते हैं। और उन्हीं लुटेरों में से एक से बात करते हुए उसे पता चलता है। क्या पता चलता है? कि जिस खजाने का वो सपना देख रहा था, वो असल में स्पेन, उसी पुरानी टूटी हुई चर्च के पास गड़ा है जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। अरे सच में? मतलब वापस वहीं जहां से चला था? हाँ, बिल्कुल वहीं। ये तो मतलब पूरी मेहनत बेकार, इतना सब कुछ झेलने के बाद। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? पहली बार पढ़ने या सुनने में ऐसा ही लगता है, शौक लगता है। हाँ। लेकिन यही कोएलो का छुपा हुआ संदेश है। देखिए, खजाना बेशक वहीं था जहां से वो चला था, लेकिन सैंटियागो को उसे पाने के लिए पूरी दुनिया का चक्कर लगाना पड़ा। पर क्यों? क्योंकि असली खजाना वो सोना चांदी नहीं था। तो फिर क्या था? असली खजाना थे वो अनुभव जो उसने रास्ते में पाए, वो ज्ञान जो उसने एल्केमिस्ट से सीखा, वो समझ जो उसे दुनिया की भाषा और अपने दिल की आवाज सुनकर मिली, और सबसे बढ़कर वो बदलाव जो उसके अंदर आया। वो एक साधारण गडरिये से एक आत्मज्ञानी इंसान बन गया। मतलब यात्रा ने उसे बदल दिया। बिल्कुल, यात्रा ने उसे उस लायक बनाया कि वो उस खजाने को पहचान सके, उसका सही मतलब समझ सके। ये कहानी बताती है कि जवाब भले ही हमारे आसपास हों, उन्हें समझने के लिए अक्सर एक लंबी बाहरी और भीतरी यात्रा करनी पड़ती है। वो आत्मखोज की प्रक्रिया ही असली इनाम है। वाह, ये तो नजरिया ही बदल गया। कमाल है। अब जरा बात करते हैं कि कोएलो ने ये कहानी कही कैसे है। उनकी लिखने की शैली बहुत सीधी सादी बताई जाती है, जैसे कोई किस्सा या दंत कथा हो। हाँ, ये कोएलो की स्टाइल है, उनकी पहचान है। इसमें मुश्किल भाषा या विचारों के बजाय प्रतीकों और रूपकों का इस्तेमाल है। शायद इसीलिए ये इतनी आसानी से लोगों तक पहुंच जाती है। हाँ, भाषा सरल है, लगभग काव्यात्मक, लेकिन बात गहरी कहती है। ये एक पैरेबल की तरह है। मतलब कहानी सतह पर सीधी लगती है, पर उसके कई मायने होते हैं। और प्रतीक बहुत हैं इसमें। हाँ, भरपूर प्रतीकों से भरी है ये किताब। जैसे रेगिस्तान, वो सिर्फ रेत का ढेर नहीं है। वो किसका प्रतीक है? वो जीवन की चुनौतियों का प्रतीक है, खालीपन का, आध्यात्मिक प्यास का, मुश्किल परीक्षाओं का। ऐसी जगह जहां इंसान को धैर्य, सहन शक्ति और विश्वास का असली मतलब समझ आता है। और दूसरे प्रतीक, जैसे सैंटियागो की भेड़ें या खुद एल्केमिस्ट। बिल्कुल, भेड़ें उसके पुरानी जीवन का प्रतीक है। आराम, सुरक्षा, रोजमर्रा की जिंदगी, वो दुनिया जिसे वो जानता था, जहां कोई रिस्क नहीं था। अपना पर्सनल लेजेंड पाने के लिए उसे इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, भेड़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है। और एल्केमिस्ट खुद ज्ञान का प्रतीक है, बुद्धिमत्ता का, प्रकृति के रहस्यों को समझने वाले गुरु का। वो सैंटियागो को किताबी ज्ञान से आगे ले जाता है।
अनुभव और इंट्यूशन का रास्ता दिखाता है। और वो फिलोसोफर्स स्टोन और अमृत, हाँ, वो कीमियागिरी के पारंपरिक प्रतीक हैं। फिलोसोफर्स स्टोन और एलिक्सिर ऑफ लाइफ। यहाँ वो परम आध्यात्मिक परिवर्तन और आत्मज्ञान का प्रतीक है। जैसे साधारण धातु सोने में बदलती है, वैसे ही साधारण इंसान असाधारण बन जाता है। ये सारे प्रतीक मिलकर कहानी को बहुत गहरा बना देते हैं। किरदारों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सैंटियागो तो है ही, उसके अलावा कौन अहम है और वो क्या दिखाते हैं? मुख्य किरदार भी काफी हद तक प्रतीकात्मक हैं। जैसा आपने कहा, सैंटियागो तो हम सबका प्रतिनिधि है, एक साधक जो जीवन में अर्थ और उद्देश्य ढूंढ रहा है। हाँ। फिर आता है सालेम का राजा मिल्कीज़ेडेक, वो रहस्यमयी बूढ़ा जो सैंटियागो को पहली बार पर्सनल लेजेंड के बारे में बताता है, उसे हिम्मत देता है यात्रा शुरू करने की। वो एक तरह का पहला गाइड है। फिर है वो अंग्रेज, याद है, जो ज्ञान की तलाश में है, पर सिर्फ किताबों से। हाँ, किताबी कीड़ा। बिल्कुल, वो दिखाता है कि सिर्फ पढ़ने से सब कुछ नहीं मिलता, अनुभव जरूरी है। और फातिमा, जैसा हमने बात की, धैर्य और विश्वास वाले प्रेम का प्रतीक है, जो सपनों के रास्ते में रुकावट नहीं बनता। और आखिर में एल्केमिस्ट। हाँ, एल्केमिस्ट, असली गुरु। वो सैंटियागो को दुनिया की भाषा सिखाता है, दिल की आवाज सुनना सिखाता है, और सबसे जरूरी, ब्रह्मांड पर भरोसा करना सिखाता है। वो उसे सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि रास्ता खोजना सिखाता है। इन सब चीजों ने मिलकर इस किताब को एक फिनोमिनन बना दिया। 6.5 करोड़ से ज्यादा प्रतियां, 80 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद, ये आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, जबरदस्त सफलता है। लोग इसे अक्सर तोहफे में देते हैं, जिंदगी के किसी नए मोड़ पर पढ़ने की सलाह देते हैं। ये एक तरह की सेल्फ हेल्प क्लासिक बन गई है, कह सकते हैं। इसकी लोकप्रियता वाकई असाधारण है। इसकी सीधी सादी कहानी और पॉजिटिव संदेश ने दुनिया भर के लोगों को छुआ है। लेकिन ये भी सच है, जैसा हमारे विश्लेषण में भी इशारा है, कि इसे लेकर राय हमेशा बंटी रही है। अच्छा, मतलब सबको पसंद नहीं आती? नहीं, ऐसा नहीं है। लाखों लोग इसे जीवन बदलने वाली किताब मानते हैं, इसकी बुद्धिमत्ता, इसकी प्रेरणा की तारीफ करते हैं। लेकिन आलोचकों का एक वर्ग भी है जो इसे जरूरत से ज्यादा उपदेशात्मक, मतलब प्रीची मानता है। ओके। या बहुत ज्यादा सरल, या यहाँ तक कि सतही भी। तो अगर हम इसकी खूबियों और कमजोरियों को देखें, मतलब प्रोज एंड कॉन्स, तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? क्यों ये कुछ लोगों के लिए इतनी गहरी है और दूसरों के लिए शायद उतनी नहीं? खूबियों में सबसे पहले तो इसका आशावादी और प्रेरक संदेश है। अपने सपनों का पीछा करने की हिम्मत, वो पर्सनल लेजेंड वाली बात। हाँ, वो तो है। दूसरी खूबी है इसकी सरल, आसान और प्रतीकात्मक शैली, जो मुश्किल विचारों को भी कहानी की तरह समझा देती है। ये किसी भी उम्र, किसी भी बैकग्राउंड के पाठक को जोड़ लेती है। तीसरी, इसकी यूनिवर्सल विषय, प्यार, भाग्य, यात्रा, विश्वास, ये सब कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी से जुड़ते हैं। और कमजोरियां क्या बताई जाती हैं? कमजोरियों या आलोचनाओं में कुछ पाठकों को यही सादगी अखरती हैं। उन्हें लगता है कि ये जिंदगी की जटिलताओं को जरूरत से ज्यादा आसान बना देती हैं। अच्छा। दूसरा, कुछ आलोचक मानते हैं कि इसका दर्शन थोड़ा ज्यादा आइडियलिस्टिक है, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी के जो संघर्ष हैं, मजबूरियां हैं, उन पर शायद ये पूरी तरह लागू नहीं होता। प्रैक्टिकल नहीं लगता। हाँ, कुछ लोगों को। तीसरा, कहानी का ढांचा काफी सीधा है और अंत का अंदाजा लगाना शायद कुछ लोगों के लिए मुश्किल नहीं होता, क्योंकि यहां संदेश पर ज्यादा जोर है, कहानी के उतार चढ़ाव पर कम। तो कुल मिलाकर द एल्केमिस्ट अपने पर्सनल लेजेंड की तलाश में निकली एक रूहानी यात्रा की कहानी है। ये सिखाती है कि ब्रह्मांड के इशारों पर ध्यान दो, अपने दिल की सुनो और मंजिल से ज्यादा सफर का मजा लो और उससे सीखो। इस सब चर्चा से हम क्या सार निकालें? मुझे लगता है द एल्केमिस्ट की असली ताकत इसकी व्यक्तिगत अपील में है। ये हर किसी से अलग तरह से बात करती है। कुछ लोगों के लिए ये वाकई जिंदगी बदलने वाला अनुभव हो सकता है, उन्हें नई दिशा दे सकता है, हिम्मत दे सकता है। दूसरों के लिए ये बस एक अच्छी सुकून देने वाली कहानी हो सकती है। हाँ, ये भी है। खासकर वो लोग जो जिंदगी के किसी मोड़ पर खड़े हैं या किसी तरह की प्रेरणा ढूंढ रहे हैं या कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें ये किताब अक्सर बहुत राहत और उम्मीद देती है। सही। हमारे विश्लेषण ने इसे 10 में से 8.5 की रेटिंग दी है। इसे एक छोटी लेकिन बहुत असरदार किताब बताया है, जो सादगी में गहरा यूनिवर्सल ज्ञान छुपाए हुए हैं। और इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। विश्लेषण में एक आलोचना का जिक्र था कि किताब का दर्शन व्यवहारिक जीवन संघर्षों के लिए अत्यधिक आदर्शवादी लग सकता है। हाँ, ये पॉइंट था। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है, आज के भागदौड़ भरी असल दुनिया में, जहाँ रोज की जरूरतें हैं, जिम्मेदारियां हैं, बिल्स हैं,
कोई इंसान अपने पर्सनल लेजेंड या बड़े सपने का पीछा करने और इन प्रैक्टिकल डिमांड्स के बीच संतुलन कैसे बना सकता है? ये बहुत अहम सवाल है। खासकर तब जब रास्ता सैंटियागो की तरह चमत्कारी संकेतों से भरा ना हो, बल्कि अनिश्चित हो, मुश्किलों से भरा हो। शायद असली कीमियागरी इसी संतुलन को साधने में है। क्या कहते हैं? बिल्कुल, असली एल्केमी शायद यही है। इस पर जरूर सोचिएगा।